गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज मैं योगेंद्र कुमार आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल you know about that I have completed my 15 videos on strength of material in my previous session and you can see these video in my playlist। okay, तो जितनी भी सारी वीडियो हैं आप लोग एक बार देख लीजिए और उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे आज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम की। और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का जो टॉपिक है वो आपको समझ में तभी आएगा जब आप जो सिंपल बेंडिंग वाला जो वीडियो है मेरा वो आप देख चुके होंगे, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज दैट डिफॉर्मेशन ऑफ बीम। देखिए, जब कोई बीम की बात करें डिफॉर्मेशन कब होता है, तो यदि कोई बीम जिस पर हम कोई सिंपल बेंडिंग लगाते हैं, ठीक है, सिंपल बेंडिंग उसमें हम लगाते हैं, बेंडिंग मूवमेंट उसमें लगाते हैं, या सिंपल बेंडिंग उसमें करते हैं, तो क्या होता है कि उस बीम की जो एक्सिस है, जो उस बीम की एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडल जो एक्सिस उसकी बीम की होती है वो बैंड हो जाती है। वो अपनी जो उसकी शेप होती है, मान लीजिए मैं बात करूँ कि ये उसकी एक्सिस है किसी बीम की, और जब हम इस पर कोई बेंडिंग मूवमेंट लगाएंगे, ठीक है, एम लगाएंगे, तो क्या होगा, इट विल बैंड इन अ शेप, दैट शेप इज कॉल्ड सर्कुलर आर्क। ठीक है, तो सर्कुलर आर्क में आपको बैंड हो जाएगी, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड दैट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। यहीं से हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इसका फाइंड करना होता है बाय यूजिंग बेंडिंग इक्वेशन। बाय यूजिंग बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है आपकी, एम अपॉन आई, एफ अपॉन बाई एंड ई अपॉन आर, वेयर, तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपका एक डायग्राम है बीम का, ये वाला। इसमें आपका मैंने मान लिया कि कोई डब्ल्यू लोड लगाया हुआ है, और डब्ल्यू लोड लगाते ही जो उसका पॉइंट P1 था यहाँ पर एक्सिस पर, तो बैंड होने के बाद ये पॉइंट P1 यहाँ आके P2 हो गया। ठीक है, यहाँ P1 था, ये क्या हो गया, P2 हो गया। तो दैट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ यहाँ पर, ये जो हुआ यहाँ पर, that vertical displacement is known as deflection of beam। okay, and similarly if we are going to take slope of any beam, तो here यदि मैं क्या करूँ, पॉइंट 2 जो अपना है आपका है, इस पॉइंट 2 पर यदि मैं कोई टेंजेंट डाल दूँ, क्या करूँ, टेंजेंट डाल दूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ डाला हुआ है ये वाला, तो पॉइंट P1 और P2 के बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज स्लोप ऑफ बीम। ओके, so you can write their definition according to this: the vertical displacement of longitudinal axis of beam due to bending, it's known as deflection of beam. And similarly, slope of beam is the after deformation a tangent line draw on bending curve, then angular displacement of 2 points between P and P2 is known as slope of beam। okay, सो नेक्स्ट इज दैट कंडीशन फॉर सर्कुलर बेंडिंग। तो सर्कुलर बेंडिंग के कुछ प्रतिबंध की बात करेंगे हम, कंडीशंस की बात करेंगे। तो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ सर्कुलर बेंडिंग। देखिए, जैसे कि मैं डायग्राम की बात करूँ, सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाया। डायग्राम में अब एक चीज़ देखिए कि जो ए बी आपको इंडिकेट कर रहा है, ए से बी तक का डिस्टेंस, दैट इज अ बीम। ये आपका क्या है, आपका एक बैंड, ये आपका बीम है। ठीक है, ये आपका बीम है, ये ए बी क्या है, आपका बीम है। और यदि इस ए बी बीम को आपने बेंड किया तो इट विल कन्वर्ट इन द आर्क दैट इज दिस वे। यहाँ इस तरीके से इस आर्क में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये इस आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये मैंने मान लिया कि जो इसका आर्क का रेडियस है दैट इज आर, और हमने एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर लिया, पूरा एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ इमेजिनरी सर्कल में देखूंगा तो इसका एक सेंटर होगा दैट इज पॉइंट O, और ए बी क्या होगा, आपका एक लाइन हो गई, एक आपका बीम का लेंथ हो गया, जिसका हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ए पी और पी वी। किसके थ्रू, एक आपका वर्टिकल एक्सेस लाइन के थ्रू, ये जो वर्टिकल लाइन खींचा हुआ मैंने एक्सेस वाला, इसके थ्रू। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब
मेरे को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो गई बीम, एक आपका L/2 डिस्टेंस ये है और एक L/2 डिस्टेंस आपका ये AP हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब आगे, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, वो P1 से लेकर P2 तक का जो डिस्टेंस होगा वर्टिकल ये वाला, ये क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज डिनोटेड बाय y, एंड द व्हाट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो इट विल बी द एंगल बिटवीन AO एंड P, AO एंड P के बीच का जो डिफरेंस आपका एंगुलर वो जो होगा वो एंगल कहलाएगा आपका स्लोप ऑफ बीम, ओके। तो कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले मैंने मान लिया हम लोग फोकस करेंगे बेंडिंग इक्वेशन पर, सो वी हैव टू फोकस ऑन बेंडिंग इक्वेशन। व्हाट इज द बेंडिंग इक्वेशन, दैट इज M/I इक्वल टू E/R। तो M/I और E/R में आप देखिए जो कैपिटल E है वो क्या है आपका, वो यंग्स मॉडुलस है, कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल, जो आपका रेडियस ये वाला बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है, इस सर्किल का जो रेडियस है दैट इज R, ये वाला सर्किल, ये वाला जो आपका क्या है दैट इज R, ठीक है। M क्या है, बेंडिंग मोमेंट जो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लेंगे हम यहाँ पर, और I क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बीम, जो बीम का क्रॉस सेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इफ M बेंडिंग मोमेंट इज अप्लाइंग ऑन अ बीम, देन इट विल कन्वर्टेड इन अ सर्कुलर आर्क एंड द रेडियस ऑफ आर्क विल बी R इक्वल टू EI/M। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इस फॉर्मूले का ही यूज किया, और इस फॉर्मूले का यूज करके मैंने R की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। R की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे हम लोग, R की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम बात करेंगे इस डायग्राम की। तो नाउ अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री आपने रूल सुना होगा वृत्त के नियम वाला, तो वृत्त के नियम में कोई जीवा मतलब ये लाइन खींची जाती है तो उसका लॉ क्या होता है, दैट इज द लॉ PC इंटू PP1, ये PC इंटू PP1 इक्वल टू AP इंटू PV, AP इंटू PV इसके इक्वल होगा। तो अब मुझे ये सारी वैल्यू यहाँ से उठा कर रखनी है। PC की वैल्यू क्या होगी, ये C से लेकर P तक की वैल्यू क्या होगी, देखिए यदि इसका रेडियस R है तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा 2R, ये क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, P से C तक की डिस्टेंस की। तो यदि मैं नीचे वाला जो y मैंने माना हुआ है P से P1 का डिस्टेंस, इसको माइनस कर दूं 2R में से, तो क्या हो जाएगा 2R माइनस वाई विल बी इक्वल टू द C से P तक का डिस्टेंस। तो CP विल बी 2R माइनस वाई, PP1 क्या होगा आपका y होगा, AP क्या होगा, AP आपका लेंथ ऑफ हाफ लेंथ ऑफ दिस बीम, एंड सिमिलरली PV इक्वल टू हाफ लेंथ ऑफ दिस बीम, तो दैट विल बी L/2 and that will be L/2, okay। So we have to write these values in the given sequence। तो आपको जो PC की वैल्यू आपकी क्या हो गई 2R माइनस वाई हो गई, PP1 की वैल्यू y हो गई, AP की वैल्यू L/2 और PV की वैल्यू भी L/2 हो गया, ठीक है। यहाँ करने के बाद अब नाउ मैं इसको सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा ये 2RY इंटू माइनस वाई का मल्टीप्लाई करोगे वाई में क्या आएगा आपका 2RY माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू L²/4। अब यहाँ जो y की वैल्यू है वो बहुत स्मॉल होती है, बहुत कम होती है, तो इसको हम लोग यदि वाई स्क्वायर में लेंगे तो क्या होगा, तो बहुत और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर नेगलेक्ट करने के बाद जो वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी वो इट विल बी 0 के इक्वल होगी। यदि मैं 0 के इक्वल रखता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन विल बी 2RY इक्वल टू L²/4, L²/4 हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, तो हम लोग भी देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या देखा हमने, वाई स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारी, वाई की वैल्यू आएगी यहाँ से, वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारी, वाई की वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी L²/8R, ठीक है। तो इसी का यूज करना है हमें आगे। अब देखिए क्या आ गया, y इक्वल टू L²/8R आ गया। अब यहाँ पर L और ये R दो कांस्टेंट हैं, तो लेंथ ऑफ बीम तो कांस्टेंट रहेगा, देयर इज नो चेंज। R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू हम जो फॉर्मूला पढ़े थे अभी बेंडिंग इक्वेशन का, है ना, कौन सा वाला M/I E/R वाला, E/R वाला। तो इस फॉर्मूले से हमारा जो R का वैल्यू था वो वैल्यू हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। यदि पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका, y विल बी इक्वल टू द ML²/8EI, ये हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर ए मान लिया। एंड फ्रॉम डायग्राम
डायग्राम पे देखिए तो आपका जो स्लोप था वो स्लोप क्या था आपका, जैसे हम लोग बात करें डायग्राम की, तो डायग्राम ये तो था आपका, डायग्राम यहाँ पे ये वाला डायग्राम था, है ना। तो यहाँ पर आपका जो ए पॉइंट ओ पॉइंट था, यहाँ से आपने ये ए बी जो आपका जो आर्क लिया था ए बी, ठीक है। तो यहाँ आपने जो एंगल माना हुआ था थीटा, उस थीटा की वैल्यू ये पी वी हो गया। तो एंगल क्या था आपका थीटा, थीटा किसके इक्वल था, ए पी अपॉन ओ ए के, लंब बट्टे कर्ण के, ठीक है। तो ए पी अपॉन ओ ए आपका हो गया। तो ए पी के इक्वल किसके होगा आपके, एल अपॉन 2 के, और आर रेडियस के, भाई ओ ए क्या है आपका, ये आर है, ठीक है। तो आपने इसे रख दिया यहाँ पर। तो आर की वैल्यू अगेन क्या हो गया, यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन गया ए एल अपॉन 2 आर। यहाँ पर आर की वैल्यू अगेन दोबारा से आपको रखनी है, क्या निकलेगा आपका आर इक्वल टू निकलेगा ई आई अपॉन एम, जो आपने निकाला था वो आपने यहाँ पर दोबारा से पुट कर दिया, तो फार्मूला आपका ये बन गया, ठीक है। तो फाइनली आपका जो थीटा का फार्मूला क्या बन गया आपका, एम एल अपॉन 2EI, ठीक है। दैट इज स्लोप ऑफ दैट इक्वेशन। एंड फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, यदि हम बात करें यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की, कि मान लीजिए हमने जो साफ्ट यूज़ किया हुआ है या फिर हमने जो बीम यूज़ किया हुआ है उसमें स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म है, तो हमें यहाँ पर अब जो स्किन स्ट्रेस की बात करते हैं या बेंडिंग स्ट्रेस की बात करते हैं वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। और बेंडिंग स्ट्रेस कंसिडर करने के साथ साथ हमें उसकी डेप्थ को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो F और D का वैल्यू हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ये यहाँ पर जो F की जगह यहाँ y होता है ना, तो y ही इक्वल होता है आपका dy2 के, ठीक है। डेप्थ y 2 के होता है, मैक्सिमम कॉर्नर डिस्टेंस जो होती है। तो उसका यूज कैसे करना है हमें, तो यहाँ से हमारे जो r की वैल्यू आएगी कौन से इक्वेशन से, r की वैल्यू कौन से इक्वेशन से निकालोगे, इस वाले इक्वेशन से, इस इक्वेशन से ओनली। तो आपका r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी आपकी ई डी अपॉन 2f। तो यदि हम r की वैल्यू ई डी अपॉन 2f रखते हैं तो हम पुराने फार्मूले में जाएँ, हमारा जो पुराना फार्मूला था जहाँ हम r की बात कर रहे थे, ठीक है, कौन से वाले की, देखिए ये वाले की। तो यहाँ हम एल स्क्वायर अपॉन 8r की बात कर रहे थे। तो r की वैल्यू यदि मैं ये वाली लिख दूँ तो फार्मूला क्या बन जाएगा मेरा, y इक्वल टू हो जाएगा एफ एल स्क्वायर अपॉन 4ED। और यदि मैं थीटा वाले में रख दूँ यहाँ पर एल अपॉन 2r वाले में r की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ये आपका थीटा इक्वल टू एफ एल अपॉन ई डी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। ये आपका होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फार्मूला और ये आपका होगा मैक्सिमम स्लोप फार्मूला, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कर्व ऑफ द डिफ्लेक्टेड बीम एक्सिस। देखिए जैसे कि हम बात करें, ये आपका डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देखिए, एक हमने माना है एक्स एक्सिस और एक माना है हमने वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में हमने एक जो बीम का फॉर्म बनाना है, जो बीम का आर्क बनाना है वो ड्रॉ किया। वैसे हम जब बीम पे कई सारे लोड लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होते हैं। तो उन शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट के अकॉर्डिंग ही, है ना, जगह जगह अलग अलग तरीके का हो सकता है स्लोप हो, जगह जगह अलग अलग तरीके का हो सकता है कि डिफ्लेक्शन हो। तो उसी चीज़ को हमें समझने के लिए हमने क्या किया, उस बीम का एक पार्ट ले लिया और उस पार्ट की लेंथ ली हमने ए बी, ठीक है। और अब इस ए बी लेंथ में, जो इस ए बी लेंथ में जो आर्क आपका हो रहा है, इस आर्क में हमने एक डिस्टेंस मान लिया डेल एस, ठीक है। और ये डेल एस मैंने डिस्टेंस मैंने मान लिया। तो इसका यदि हम एक्सिस लें, एक्स एक्सिस में इसका लेंथ लें तो दैट विल बी सिग्मा एक्स, सॉरी डेल एक्स, और वाई में ले तो क्या होगा डेल वाई, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट को यदि एक सर्कुलर आर्क की बात करें तो वहाँ से मिलाया जाए, दैट विल बी पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट सी से मिल देंगे ये दोनों आर्क, और मिलने के बाद इनका जो रेडियस है या फिर इनका जो कर्वेचर की वैल्यू है वो क्या होगी, सर्कुलर जो आपका आर्क होगा इसका वैल्यू क्या होगा, आर कैपिटल आर होगा। तो ये सब मैंने यहाँ डायग्राम में ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। तो हमने मान लिया कि इन द फिगर ओ एक्स एंड ओ वाई आर क्या है, रेफरेंस एक्सिस हैं, और डिफ्लेक्टेड कर्व आपका जो है ए पी क्यू बी, ये आप देख रहे हो ना, ए पी क्यू एंड बी। तो ए पी क्यू बी क्या है आपका, ये आपका रेफरेंसेस एक्सिस के बीच में एक कर्व ड्रॉ किया हुआ है आपने, ठीक है। तो हम किस पे फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे पी क्यू पर, एक सिर्फ पी क्यू डिस्टेंस पर, जिसकी डिस्टेंस मैंने मान ली है डेल एस, उस पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। फोकस करने के बाद हम लोग वहाँ गए तो इसकी हमने रेडियस मान ली कितनी, कैपिटल आर मान लिया, जो इसका आर्क है वो। अब यहाँ से हम जानते हैं कि जो आपका रेडियस है
वो चाहे सी से पी तक का डिस्टेंस लें या सी से क्यू तक का डिस्टेंस लें, वो आपके आर के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल हमारा क्या होगा, ये डेल थीटा होगा। तो डेल थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डेल थीटा को लिख सकते हैं हम पी क्यू इक्वल टू आर डेल थीटा, पी क्यू इक्वल टू आर डेल थीटा लिख सकते हैं हम लोग। या भाई चाप बट्टे त्रिज्या होता है ना, कोण इक्वल टू चाप बट्टे त्रिज्या, तो कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या से आपका चाप बराबर क्या आ जाएगा, चाप बराबर आपका आ जाएगा कोण इंटू त्रिज्या, तो वही कोण इंटू त्रिज्या आ गया। तो इससे पी क्यू को मैं बात करूँ तो यहाँ दिखाया रखा है डेल एस से, तो इसे डेल एस लिख सकते हैं। और यदि मैं डेल एस को डी एस लिखता हूँ तो थीटा भी आपका क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूंगा, ये इक्वेशन जब देख रहे हो इस इक्वेशन को। ठीक है, अब आगे चलते हैं एंगल क्यू पी टी से। तो एंगल क्यू पी टी बन रहा है एक, आप देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल जो बन रहा है आपका एक तरीके से पी क्यू और टी, इसका जो थीटा एंगल है, इसका एंगल कितना है, थीटा एंगल है, ये वाला एंगल ही लेंगे हम, थीटा एंगल है इसका। तो थीटा एंगल इसके इक्वल होगा टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स या डेल वाई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, लंब बट्टे आधार होता है ना, तो लंब आपका ये वाई हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा इस एंगल के लिए। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि मैंने मान लिया कि टेन थीटा इक्वल टू सिंपली थीटा बोल दिया, तो डी एस को हम डी एक्स लिख देंगे। तो यदि मैं इसको डी एस डेल एस इक्वल टू आर डी थीटा को रखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा आपका डी एक्स इक्वल टू आर डी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ डी एक्स इक्वल टू मैंने आर डी थीटा रख दिया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या था आपका, टेन थीटा इक्वल टू आपका था डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स था, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। सिंपल ही टेन थीटा इक्वल मैंने रख दिया, थीटा रख दिया यहाँ पे, जैसे यहाँ रखा है ना वैसे ही। अब इससे चलते हैं आगे, तो मैं इक्वेशन नंबर 3 की बात करूँ तो इक्वेशन नंबर 3 देखो एक बात देख लो, इसमें इक्वेशन नंबर जो 3 आप देख रहे हो यहाँ पर, इससे डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/r इंटू डी एक्स, 1/r इंटू डी एक्स, इस तरीके से। तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो 1/r को मैं डी थीटा की बात करूँ तो डी थीटा क्या होता है आपका डी एक्स अपॉन डी टी होता है, या फिर कह सकते हो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। तो थीटा की वैल्यू देखिए, यहाँ थीटा की वैल्यू आपकी होती है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो मैं बस यहाँ पर थीटा की जगह पर डी वाई अपॉन डी एक्स रख दिया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, क्या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से आगे हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, अब मुझे इक्वेशन फॉलो करनी है एम अपॉन आई ई अपॉन आर वाली। ठीक है, जहाँ मुझे मालूम है कि जो 1/r की वैल्यू है, देखो यदि मैं बात करूँ m तो आपका है ही, m अपॉन आई है ही। ठीक है, ये e जो आपका इधर वाला है इसे मैं ले आऊँ इधर, तो क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका 1/r। 1/r का वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले ही, वो क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, ये वाला बन जाएगा, इक्वेशन आपका ये वाला बन जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम लोग इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेंगे, तो इट विल बी ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम, या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम अपॉन आई। तो इसमें जो इक्वेशन नंबर 5 आपका है, दैट इक्वेशन नंबर 5 इज नोन एज बेसिक फॉर्मूला फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, और दिस इज आल्सो नोन एज डबल इंटीग्रेशन फॉर्मूला, डबल इंटीग्रेशन फॉर्मूला, इंटीग्रेशन मेथड ही बोलते हैं इसे, डबल इंटीग्रेशन फॉर्मूला, डबल इंटीग्रेशन ऐसा वाला। ठीक है, तो आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 6 का यदि मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो वी गेट थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एम अपॉन ई आई इंटू डी एक्स। ये मेरा होगा स्लोप इक्वेशन, ये क्या होगा मेरा स्लोप इक्वेशन होगा। और यदि मैं इसको दोबारा से इंटीग्रेट करता हूँ, यदि मैं इक्वेशन नंबर 7 का इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो y इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ m अपॉन ई आई इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। तो ये मेरा क्या होगा डिफ्लेक्शन इक्वेशन होगी, क्या होगी मेरी डिफ्लेक्शन इक्वेशन होगी। तो अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। तो देखिए, जब हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट की, जब हम बात करेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की, तो स्पेशली याद रखिएगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के केस में हम लोग हमेशा
जो बेंडिंग मोमेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू होगी, यदि वो हॉगिंग में है, यदि वो हॉगिंग में है तो उसे पॉजिटिव लेंगे। अपोजिट है, थोड़ा उल्टा है, याद रखना। शियर फोर्स मूवमेंट, बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे थे तो उस टाइम बेंडिंग मोमेंट को हमने हॉगिंग को नेगेटिव लिया था, सेगिंग को पॉजिटिव लिया था, मगर यहाँ हमें अपोजिट रखना है क्योंकि हमें वैल्यू यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट की है वो पॉजिटिव निकालनी होती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव यदि होगा तो यहाँ पर आपका हॉगिंग क्या होगा, हॉगिंग वाला बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होगा और सेगिंग वाला बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव होगा। डोंट फॉरगेट इट। अब बात करते हैं कुछ सिंपल केस की। मैं मान लेता हूं कि एक स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मुझे फाइंड करना है कैंटिलीवर बीम का डबल इंटीग्रेशन मेथड से। तो कंडीशन फर्स्ट मेरी ये है कि ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए मेरे पास एक बीम है, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम पर मैंने डब्ल्यू फोर्स लगा रखा है उसके फ्री एंड पर, और जब उसका फोर्स लगाता हूँ तो फोर्स लगाने पर इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट होता है ये वाई वी। ठीक है, मुझे ये फाइंड करना है। और वैसे ही इसमें आपका स्लोप होता है यहाँ थीटा, वो भी मुझे फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने कंसीडर कर लिया कि इस पे आपका कैंटिलीवर बीम है और जो कि सिर्फ पॉइंट टोड लगा हुआ है फ्री एंड पर, उसे सब्जेक्टेड है। तो मैं पॉइंट एक्स मान लूँगा इसमें, एक क्या मान लूँगा इसमें, एक एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी मान लूँगा, ऐसा बोल देता हूँ। तो एक्स डिस्टेंस पर यदि मैं इसमें मोमेंट लूँ तो क्या होगा, मोमेंट विल बी डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स। मैंने पहले ही कहा था आपको, क्या आप बोलोगे सर ये तो नेगेटिव होना चाहिए, नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये हम लेंगे पॉजिटिव क्योंकि यहाँ हो रही है हॉगिंग, और हॉगिंग के केस में करेंगे इसे हम लेंगे पॉजिटिव। सेगिंग होती क्या लेते हैं, नेगेटिव, क्योंकि डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालना है हमें इसलिए बस। तो अब मुझे mx जो मिला है, इस mx की वैल्यू को मैं रख दूंगा इन डबल इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले में, जो मेरा क्या था, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में मुझे m की वैल्यू रख देनी है, निकल के आएगी, ये निकल के आ जाएगी, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यहाँ पर कुछ नहीं किया है, ये m की वैल्यू को यहाँ m की जगह पुट कर दिया है, तो इक्वेशन मुझे ये मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं बाई डबल इंटीग्रेशन या बाई इंटीग्रेशन मेथड। तो बाई इंटीग्रेशन मेथड वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, मुझे इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस वाली को। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या होगा, आपका इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इक्वेशन मुझे मिलेगी इस तरीके से। ठीक है, इक्वेशन मुझे मिलेगी इस तरीके से, जहां आप लोग देख रहे हो जो C1 है, C1 इज दैट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो जब हमारा C1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, और बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से यहाँ जो हमने निकाला है दैट इज dy अपॉन डी एक्स, और dy अपॉन डी एक्स मतलब स्लोप। यदि मेरी इस बीम की लेंथ x बराबर 0 हो तो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी 0 होगी। तो C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में रख के देखिए, अब x बराबर आपने 0 रखा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू आपने 0 रखा, तो इक्वेशन 1 में आपका C1 की वैल्यू, इक्वेशन 1 में आपका, इस इक्वेशन में 1 में आपकी C1 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आप 0 पुट कर दीजिए उसमें। तो अब इक्वेशन फर्स्ट से, इस इक्वेशन फर्स्ट से क्या आपको मिलेगा, आपको मिलेगा ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, दैट इज स्लोप इक्वेशन। अगेन वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट द इक्वेशन नंबर सेकेंड। जो भी इक्वेशन आपने देखा, इस इक्वेशन का आप दोबारा से इंटीग्रेशन करें तो क्या मिलेगा आपको, डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन का मैंने डबल इंटीग्रेशन किया, यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे वैल्यू मिला ये। तो यहाँ जो आपका C2 है दैट इज अगेन इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालूंगा, x बराबर 0 y बराबर 0 रखें, क्योंकि x यदि 0 होगा आपका तो डिफ्लेक्शन भी वहाँ 0 होगा। तो यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखता हूँ और y की वैल्यू यहाँ 0 रखता हूँ तो मुझे C2 का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। पुट किया, आपका आंसर बन गया ये, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ये आपका डिफ्लेक्शन इक्वेशन है। तो वो आपका क्या था, स्लोप इक्वेशन था, ये आपका डिफ्लेक्शन इक्वेशन है। अब यदि मैं यहाँ पर मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात करूँ तो क्या होगा, x बराबर l रख देंगे, और x बराबर l रखने पर आपको मिल जाएगा मैक्सिमम स्लोप मिलेगा ये वाला। ठीक है, ये आप जो फॉर्मूला देख रहे हो ये वाला, सॉल्व करने के बाद आपको, और आपका y मिलेगा, मतलब डिफ्लेक्शन मिलेगा ये वाला, वाई वी इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3y, और ये मिलेगा आपका थीटा वी इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI। ठीक है, अब बात करते हैं एक और केस की। इसमें सेकंड केस हो सकता है आपका कि कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू UDL।
तो मैं मान लीजिए कि कैंटिलीवर बीम है ये वाली इस तरीके से, और इस पर पूरे स्पैन पर एल लेंथ के स्पैन पर मैंने आपका क्या लगा रखा है, यूडीएल लगा रखा है। ठीक है, यूडीएल लगाने के बाद हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, वाई बी यहाँ होगा, वाई बी यहाँ होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो मैंने मान लिया अकॉर्डिंग टू फिगर a beam is subjected to UDL on full span, then bending moment about x distance will be, क्या होगा आपका बेंडिंग मोमेंट निकालना है आपको x के अबाउट, तो ये क्या होगा, x के अबाउट आपका बेंडिंग मोमेंट होगा mx इक्वल टू प्लस डब्लू एल माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2, जो हम पहले निकालते थे, कोई डाउट नहीं है इसमें, एल माइनस एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई 2। तो निकल के आया आपका इक्वेशन जो आपका ई आई डी स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू एम वाला था, उसमें मैंने पुट कर दिया डायरेक्टली, और पुट करने के बाद मुझे ये मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, मिलने के बाद अब मैं करूँगा इसका इंटीग्रेशन। मैंने इंटीग्रेशन किया इसका, इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे ये मिला। ठीक है, डायरेक्टली मिल गया मुझे। अब यहाँ मुझे C1 की वैल्यू निकालनी है। C1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगेन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो कब होगा, जब आपकी x बराबर जीरो हो जाएगा। ऐसा करने पर आपको C1 की वैल्यू क्या मिलेगी, WL³ अपॉन 6 मिलेगी। WL³ अपॉन 6 C1 की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इसी में रखने के बाद मुझे इसका जो स्लोप इक्वेशन है दैट विल बी ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल माइनस एक्स का क्यू अपॉन 6 प्लस WL³ अपॉन 6। ये मेरा बन जाएगा स्लोप इक्वेशन। ये क्या होगा मेरा स्लोप इक्वेशन। अब इस स्लोप इक्वेशन का मुझे एक बार इंटीग्रेशन और करना है। क्या फाइंड करूंगा मैं, इसका फाइंड करूंगा आपका डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन के लिए मैंने दोबारा इंटीग्रेशन किया, इक्वेशन आपकी ये बन के आ गई। जब ये इक्वेशन बन के आई तो मुझे यहाँ पर दोबारा से बाउंड्री कंडीशन लगानी है। और बाउंड्री कंडीशन में क्या होगा, वही डी आपका वाई की वैल्यू जीरो कब होगी, जब एक्स बराबर जीरो होगा। एक्स बराबर जीरो करने पर मुझे यहाँ पर C2 का वैल्यू मिल जाएगा माइनस WL⁴ अपॉन 24। ये आप सॉल्व करिएगा, इसमें आप y बराबर जीरो और x बराबर जीरो रखिएगा तो आपको C2 का वैल्यू क्या मिलेगा, यही मिलेगा। ठीक है, अब ये C2 का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में दोबारा से रख दोगे तो आपको मिल जाएगा डिफ्लेक्शन इक्वेशन। डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, ये इस तरीके से मिल जाएगा। अब डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिलने के बाद आपको निकालना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम स्लोप। तो वही आप x बराबर एल रख दोगे। x बराबर एल रखने पर आपको जो मैक्सिमम स्लोप है वही आपको ये मिल जाएगा, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा WL⁴ अपॉन 8 EI, WL³ अपॉन 6 EI थीटा भी होगा, WL⁴ अपॉन 8 EI थीटा y भी होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।